हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग स्टार पे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे मंच स्टैक डेवलपमेंट में हम लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन पेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट कुछ ऐसा रहेगा कि अगर यूज़र लॉग्ड इन रहता है तो उसे हमारा होम पेज दिखेगा। अगर वो लॉग्ड इन नहीं रहता तो उसे लॉगिन या रजिस्ट्रेशन की पेज दिखाई जाएगी ताकि वो रजिस्टर कर सके और फिर लॉगिन करने के बाद वो हमारे होम पेज को एक्सेस कर सके। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। तो अगर हम ये प्रोजेक्ट हमारे लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे रन कर रहा है, तो अगर हम इसे ओपन कर दें तो स्टार्टिंग में हमारा लॉगिन पेज ओपन होता है, क्योंकि अभी हम लॉगिन नहीं है। और यहाँ पे हमें रजिस्टर करने का या लॉगिन करने का दूसरा ऑप्शन देता है अगर हम न्यू यूजर हैं तो। जैसा कि आप देख सकते हैं, लॉगिन या रजिस्टर पे क्लिक करने पे हमारा दोनों लॉगिन और रजिस्टर का राउट हमें डिफरेंट डिफरेंट शो कर रहा है। तो चलिए हम एज अ न्यू यूजर हम यहाँ पे रजिस्टर करने का कोशिश करते हैं। तो अब मैं रजिस्टर पे क्लिक करने वाला हूँ। तो हमें मैसेज आया रजिस्टर सक्सेसफुली। चलिए ओके। तो अब ये हमें लॉगिन करने को बोल रहा है, तो हम सेम ईमेल आईडी एंड पासवर्ड के साथ लॉगिन करते हैं। हमें मैसेज आया लॉगिन सक्सेसफुल, प्रेस ओके। ओके। तो अब हमारा ये होम पेज खुल चुका है। मैंने होम पेज को सिंपल रखा क्योंकि हमारा मेन फोकस अभी होम पेज पे नहीं था, वो लॉगिन और रजिस्टर के राउट को दिखाना था। तो ये हमारा नेम और ईमेल आईडी बता रहा है। नीचे हमारा एक बटन है जो कि लॉग आउट बटन है। इस पे लॉग आउट पे क्लिक करते हैं, ये हमारा लॉग आउट हो जाएगा। मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर हम सेम ईमेल आईडी से दोबारा रजिस्टर करने का कोशिश करते हैं तो ये हमें बताएगा कि ये यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो चलिए देखते हैं हम। तो अब मैं यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करने वाला हूँ। तो हमें मैसेज आया यूज़र इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो चलिए अब हम ये ईमेल आईडी को चेंज करते हैं, फिर दूसरे नए ईमेल आईडी से रजिस्टर करने का कोशिश करते हैं। तो अब मैं रजिस्टर पे क्लिक करने वाला हूँ। तो अब हमें रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। तो अब ओके। तो अब हम लॉगिन करेंगे अपने न्यू ईमेल आईडी से। तो अब लॉगिन करने पे फिर लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है। फिर हमारे ये होम पेज पे आ गया जहाँ हमारा नाम और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ दिखा रहा है। तो चलिए हम मैं इसका डेटाबेस में दिखा दूँ आपको कि हमारा अभी 2 ऑब्जेक्ट आया है यहाँ पे। फर्स्ट जो मैंने प्रिंस@gmail से रजिस्टर किया था वो ईमेल आईडी, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि मैंने राज और राज@gmail से डेटाबेस में यूज़र क्रिएट किया था। ये 2 हमारे पास अभी यूज़र क्रिएट हो चुके हैं। तो चलिए हम इसका कोडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अभी आप लोगों को ये बता दूँ कि हमारा प्रोजेक्ट 3 स्टेप में बनेगा। सबसे पहला स्टेप कि हमें यूआई क्रिएट करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप उसका हमें बैकएंड क्रिएट करना पड़ेगा। तीसरा स्टेप उसे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रंट एंड और बैक एंड को। तो चलिए सबसे पहले हम अपने यूआई सेक्शन को स्टार्ट करते हैं, फिर हम अपना फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नेम मैं दूँगा लॉगिन एंड रजिस्टर ऐप। इसके बाद हम इसमें अपना रिएक्ट का बॉयलेट टेम्पलेट को इनिशियलाइज़ करते हैं। उसके लिए हमें इस फ़ोल्डर को अपने वीएस कोड में ओपन करना पड़ेगा। फिर वहाँ से एक न्यू टर्मिनल ओपन करने के बाद हमें एक कोड रन करना है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट का नाम। उसके बाद हमें एंटर प्रेस कर देना है और इसे होने में कुछ समय लगेगा, 3 से 4 मिनट मुझे लगता है। तब तक मैं ये वीडियो को पॉज़ करता हूँ, फिर डायरेक्ट मैं वहाँ पे आने के बाद प्ले करता हूँ। तो दोस्तों हमारा ये रिएक्ट ऐप क्रिएट हो चुका है और इसे होने में लगभग मुझे 4 मिनट लगे। तो आपको ये रिएक्ट ऐप क्रिएट होने में कितना समय लगा, आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, मैं इसे जानना चाहूँगा। चलिए अब हम अपना क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो फाइल की ज़रूरत नहीं है उसे हम डिलीट करते हैं। तो आइए डिलीट का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। इसे मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि ये जल्दी हो जाए। तो अभी हमें बस इतने ही फाइल्स की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम फाइल के अंदर के कंटेंट को थोड़ा क्लीन कर लें। तो चलिए क्लीनिंग के बाद हम अपना प्रोजेक्ट को रन करके एक बार चेक कर लेते हैं कि सब सही से वर्क कर रहा है कि नहीं।
रन करने के लिए हमें npm स्टार्ट के कमांड लाइन को हिट करना पड़ता है और इसे हिट करने के बाद हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। हमें यहाँ कुछ एरर मिला कि लोगो डॉट एसवीजी नॉट फाउंड। तो चलिए हम जाके देखते हैं अब हमारे ऐप डॉट जेएस में। ऐप डॉट जेएस लोगो डॉट एसवीजी ये हमने डिलीट कर दिया, तो इसे हमें यहाँ से हटाना होगा। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट देख सकते हैं कि हमारा सही से वर्क कर रहा है, हेलो वर्ल्ड आ गया। तो चलिए अब हम अपना फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो हमारे फोल्डर में मेन 3 कंपोनेंट रहेंगे। पहला एक लॉगिन कंपोनेंट रहेगा, दूसरा एक रजिस्टर कंपोनेंट रहेगा, तीसरा एक होम पेज रहेगा, जिसे हम app.js के अंदर तीनों को बारी-बारी राउट से सेट कर देंगे। तो चलिए हम अपना तीनों कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं और इसे मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हमने अपना तीनों फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है। हमने सोर्स एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर कंपोनेंट फ़ोल्डर बनाया है। कंपोनेंट के अंदर हमने 3 फ़ोल्डर क्रिएट किया। पहला होम पेज, दूसरा लॉगिन, तीसरा रजिस्टर। और दो तीनों फ़ोल्डर के अंदर हमने 2 फाइल बनाए। पहला homepage.js और homepage.css, वैसे ही login.js, login.css, फिर register.js, register.css। तो चलिए अब हम इसके अंदर का बॉयलर प्लेट को एक स्टार्ट करते हैं। जैसे homepage.css में हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपना होम पेज का बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लिया है। यही सेम हम कोड को कॉपी कर देंगे अपने तीनों फाइल में और होम पेज की जगह पे हम लॉगिन रख देंगे। तो यहाँ होम पेज डॉट सी एस एस था, तो यहाँ पे लॉगिन डॉट सी एस एस आ जाएगा। और यहाँ होम पेज था, तो यहाँ लॉगिन। आप हमेशा याद रखिए कि आप कंपोनेंट्स का नेम हमेशा कैपिटल लेटर से रखें। तो हमने अपने तीनों फाइल में ये कोड ऐड कर लिया। चलिए अब हम इसे अपने ऐप डॉट जी एस में इंपोर्ट करके देखते हैं कि ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हमने अपना ऐप डॉट जेएस में ये सारे कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया। अब चलिए हम इसे क्रोम में देखते हैं कि ये फाइल हमारा दिख रहा है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा होम पेज, लॉगिन और रजिस्टर तीनों कंपोनेंट सक्सेसफुली मर्ज हो चुके हैं और यहाँ पे हमें अपने वेब पेज में दिख रहे हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, अभी हमें इसे यूआई क्रिएट करते हैं जेएसएक्स से और फिर इसका स्टाइल डॉट सी एस एस हम इसमें स्टाइल के लिए सी एस एस हम इसमें लगाते हैं। तो चलिए हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐप डॉट सी एस एस में कुछ स्टाइलिंग करेंगे। तो ये स्टाइल मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो अब हम चलते हैं अपने होम पेज डॉट जे एस में। अब ये ऐप डॉट सी एस का स्टाइलिंग एक बार देख लीजिए। और होम पेज डॉट जे एस एस में, होम पेज डॉट जे एस में हम यहाँ पे एक डिव लेंगे और डिव का क्लास देंगे हम होम पेज। फिर इसके अंदर हम एक h1 टैग लेंगे जो कि हमें होम पेज का कुछ कंटेंट दिखाएगा। तो अभी हम सीधे हेलो होम पेज यहाँ पे हम टाइप कर दे रहे हैं। और मैंने होम पेज के नीचे यहाँ पे लास्ट में एक डिव जिसका क्लास नेम मैंने बटन लिया है, ये लॉग आउट बटन मैं क्रिएट करूँगा और जो कि हमें लॉग आउट करने के लिए काम आएगा ये बटन। तो इसका सी एस एस क्लास मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है। तो चलिए इसे मैं यहाँ पे ला करके होम डॉट सी एस एस में प्लेस कर देता हूँ। इसे प्लेस करने से पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दूं कि ऐप डॉट सी एस एस में मैंने जो स्टाइल लगाया है तो उससे हमारे सी एस एस पे क्या अंतर है। तो अभी हमारा पेज कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे कि लॉगिन और रजिस्टर को कमेंट आउट कर देंगे। पहले हम होम पेज क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लॉगिन और रजिस्टर को बारी बारी से क्रिएट करेंगे।
तो app.js में आने के बाद मैं इन दोनों को अभी कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अब अभी ये हमारा होम पेज ऐसा दिख रहा है। तो अब हम होम पेज में अपना स्टाइल्स को यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो होम पेज का CSS मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ, ये रहा, मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसे सेव करने के बाद जाके हम देखते हैं कि हमारा होम पेज कैसा दिख रहा है। तो हमारा होम पेज अभी ऐसा दिख रहा है, हाइट इक्वल्स टू 50 व्यू हाइट यहाँ पे रखी। तो अभी हमारा अच्छा दिख रहा है होम पेज। यहाँ पे मैंने हेलो होम पेज का एक टेक्स्ट डिस्प्ले कर दिया और ये लॉग आउट बटन है, जब हमें लॉग आउट करना होगा तो इसे फंक्शनैलिटी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो चलिए अब हम आगे काम स्टार्ट करते हैं अपने लॉगिन पेज पे और रजिस्टर पेज पे। तो अब हम आ जाते हैं login.js में। फिर अब यहाँ पे हम अपना लॉगिन का कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना HTML का JSX का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, जहाँ पे हमारा डिव कार्ड रहेगा लॉगिन का, और उसके अंदर एक लॉगिन का H1 एलिमेंट रहेगा। उसके अंदर दो इनपुट बॉक्स आएंगे, एक टेक्स्ट के लिए एक पासवर्ड के लिए। टेक्स्ट में वो हमारा ईमेल आईडी एड्रेस इनपुट करेगा और उसके बाद पासवर्ड में वो पासवर्ड एड्रेस करेगा। फिर हमारा लॉगिन बटन, जिसपे क्लिक करने से हमारा लॉगिन फंक्शन कॉल होगा और पेज में लॉगिन हो जाएगा। और दूसरा बटन मैंने यहाँ पे दिया है रजिस्टर का, जिसपे रजिस्टर पे क्लिक करने पे अगर वो रजिस्टर करना चाहता है तो वो रजिस्टर राउट के जरिए वो रजिस्टर के पेज पे चला जाएगा। तो ये प्लेस करने के बाद अब हम जाते हैं, और इसका मैं CSS को पहले से क्रिएट किया हुआ हूँ, तो मैं वापस यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ मैं CSS यहाँ पे ला करके यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। मैं एक बार आपको CSS फिर से दिखा देता हूँ कि ये हमारा लॉगिन कार्ड है। इसे सेव करने के बाद मैं पहले दिखा देता हूँ आपको कैसा दिखता है। फिर मैंने इनपुट एलिमेंट को मैंने यहाँ पे टारगेट, उसके बाद ये जो बटन हमारे पास नीचे रहेंगे लॉगिन और रजिस्टर के लिए, ये उसका मैंने यहाँ पे CSS अप्लाई किया है। ये करने के बाद हम जाके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसा दिख रहा है। तो वहाँ जाने से पहले अभी हमें app.js में जाने पे दिखेगा कि हमारा सिर्फ होम पेज दिख रहा है। तो हमें होम पेज को कमेंट आउट करके लॉगिन पेज को अनकमेंट करना पड़ेगा, ताकि हम अपना लॉगिन पेज देख सकें। तो उसके लिए हम जाते हैं app.js में और होम पेज को हम कमेंट करते हैं और लॉगिन पेज को अनकमेंट कर देते हैं। तो हमारा लॉगिन पेज अभी दिखने लगेगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप थोड़ा एक और चेंज कर दें यहाँ पे कुछ, वो ये कि हम लॉगिन डॉट CSS में वापस जाते हैं और यहाँ जो मैंने इनपुट टाइप दिया है इसे इसके वेट को 92% पे कर देते हैं। तो ये हमारा परफेक्ट फिट अब यहाँ पे बैठने लगेगा। ये अब ये बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठ गया है। तो हमारा लॉगिन कंपोनेंट का UI ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब इसी तरह से हम अब रजिस्टर कंपोनेंट बनाएंगे, और रजिस्टर कंपोनेंट बनाने के बाद उसका भी हम लोग CSS इम्बेड करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने रजिस्टर कंपोनेंट की तरफ। तो रजिस्टर डॉट JS, एक्चुअली अगर देखा जाए लॉजिकली तो हमारा जो लॉगिन कंपोनेंट रहेगा मोस्टली सब कुछ डिस्प्ले वगैरह वैसे ही रहेगा, बस हमारा लॉगिन की जगह यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। और इसका जो हमारा रजिस्टर का CSS रहेगा वो बिल्कुल लॉगिन की तरह ही सेम रहेगा, बस लॉगिन की जगह ये रजिस्टर हो जाएगा। तो हम लॉगिन का CSS दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और जहाँ भी ये लॉगिन हमने लिखा हुआ था उसके जगह पे हम यहाँ पे अब रजिस्टर लिख देंगे। तो हमने अपना रजिस्टर कंपोनेंट भी क्रिएट कर लिया, उसका CSS भी प्लेस कर दिया। तो अब हम जाते हैं वापस प्रोजेक्ट में रजिस्टर कंपोनेंट देखने के लिए। तो वो देखने से पहले हम लॉगिन कंपोनेंट को कमेंट करेंगे और रजिस्टर कंपोनेंट को अनकमेंट करके वापस हम जाते हैं अपने app.js में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा रजिस्टर कंपोनेंट भी क्रिएट हो चुका है। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा इनपुट वेरिएबल है इसके लिए हम यहाँ पे वैल्यूज वगैरह दें और इसका स्टेट को हम मैनेज करें React.js में। तो चलिए चलते हैं। तो अब हम वापस से आ जाते हैं रजिस्टर डॉट जेएस में। रजिस्टर डॉट जेएस में आने के बाद हम यहाँ पे अब यूज करेंगे यूज स्टेट का, अपने स्टेट को मैनेज करने के लिए।
मैं यहाँ पे एक यूजर ले रहा हूँ, जो कि यूजर एक ऑब्जेक्ट रहेगा जिसके अंदर नेम, ईमेल, पासवर्ड और रीएंटर पासवर्ड की फील्ड रहेगी, जिसे इनपुट बॉक्स में टाइप करने पे ये ऑब्जेक्ट को अपने आप ऑटोमेटिक रिएक्ट जेएस अपडेट करते जाएगा उसके वैल्यूज से। चलिए यहाँ पे मैं यूज स्टेट की मदद से ये यूजर डिक्लेयर करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक यूज स्टेट की मदद से एक यूजर क्रिएट कर लिया है, जिसका 4 प्रॉपर्टी मैंने दिया है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, रीएंटर पासवर्ड, इन चारों टेक्स्ट फील्ड के लिए। तो अब मैं जैसे जैसे यहाँ पे वैल्यू इनपुट करूंगा वैसे वैसे इस वैल्यू को मैं अपडेट करते जाऊंगा। तो उसके लिए मैं मुझे यहाँ पे कुछ फील्ड्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि नेम, वैल्यू, नेम एंड वैल्यू एट्रीब्यूट। तो सबसे पहले मैं नेम देता हूँ, मुझे ये लगभग सब में देना पड़ेगा, तो मैं बारी बारी से सब में एक साथ दे दूँ। नेम इक्वल्स टू और वैल्यू इक्वल्स टू नेम। फिर अब नेम में यहाँ पे मैं, ये हमारा नेम है तो नेम यहाँ पे आएगा, और ये ईमेल, यहाँ पे ईमेल आएगा, पासवर्ड, पासवर्ड, रीएंटर पासवर्ड, पासवर्ड। यहाँ पे हमारा वैल्यू ऐसा होगा कुछ, यूजर डॉट नेम, यूजर डॉट ईमेल, यूजर डॉट पासवर्ड और यूजर डॉट रीएंटर पासवर्ड। अब हमने इनपुट फील्ड का नेम एंड वैल्यू दे दिया, अब हमें ऑन चेंज फंक्शन लगाना पड़ेगा, ताकि जैसे हम इनपुट फील्ड में हम कुछ चेंजेस करें, वो चेंज हमारा वो फंक्शन इसके अंदर रिफ्लेक्ट कर दे। तो हम इसके अंदर एक ऑन चेंज फंक्शन लेते हैं। तो हमने इस फंक्शन का नाम दिया हैंडल चेंज। चलिए अब इसे डिक्लेयर करते हैं। ये पैरामीटर में ये मैं एक एरो फंक्शन से डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, जो कि पैरामीटर में एक इवेंट लेगा, और उस इवेंट से हमें दो वैल्यू मिलेगी, एक पहली नेम और दूसरा वैल्यू। तो इन दोनों को हम सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये जो इनपुट टाइप है हमारा, जब हम कुछ वैल्यू इनपुट करते हैं तो ये हमें एक इवेंट ट्रिगर करता है, वो चेंज इवेंट ट्रिगर होता है कि हमने इसका कुछ वैल्यू चेंज किया। वो चेंज अगर ऑन चेंज फंक्शन में हमने हैंडल चेंज दिया है तो होगा क्या कि वो चेंज अब इस इवेंट में यहाँ पे आके स्टोर होता है। तो अगर हम यहाँ पे console डॉट लॉग इवेंट करें, जो कि हमारा ई आता है, इवेंट डॉट टी ए आर, इवेंट डॉट टारगेट को हम कंसोल करते हैं, तो अब देखिएगा कि हमें यहाँ कंसोल में क्या मिलता है। सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे, अब हम कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, नेम में हम यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हैं, तो ये हम अब बता रहा है कि ये नेम वाले में मैंने कुछ एक इवेंट क्रिएट किया। अब मैं ईमेल में कुछ टाइप करूंगा, तो अब आप देख सकते हैं कि ये ईमेल वाला जो इनपुट टैग था वहाँ पे मेरा ये आ गया। पासवर्ड में लिखूंगा पासवर्ड में आएगा, और री इंटर पासवर्ड में तो री इंटर पासवर्ड। तो इवेंट और टारगेट हमें ये देता है। तो अब मैं अगर इवेंट और टारगेट से नेम एंड वैल्यू ऐसे एक्सट्रैक्ट कर दूं बाहर, तो हमारे पास नेम और वैल्यू आ जाएगा। तो अब हम इसे कंसोल लॉग कर लेते हैं। तो अब आप देखेंगे कि हम यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे उसका हमारा नेम, चूंकि यहाँ पे नेम में नेम था जो मैं टाइप करते जा रहा हूँ, वो ASDA, जो कि रैंडम नंबर QWERTY में टाइप करा, वो यहाँ पे आते जा रहा है नेम, और उसके साथ जो वैल्यू में टाइप करा वो हमारे यहाँ पे आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, ये तो नेम का था, अगर मैं पासवर्ड में भी लिखता हूँ तो पासवर्ड में ए टाइप कर रहा हूँ तो ए आएगा, SDFGHJ जो मैं टाइप करूँगा उसका नेम और साथ वैल्यू यहाँ पे आते जाएगा। तो हमने जो भी नेम और वैल्यू था वो हमें मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इस सेट यूजर का यूज करेंगे, और बोलेंगे कि ये जो नेम में जो नेम हमारा यहाँ पे मिल रहा है, इस नेम को मैच करते हुए उसके वैल्यू के अंदर ये वैल्यू रख दो। तो चलिए हम उसे सेट करते हैं उस स्टेट को। तो उस यूजर को सेट करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो सेट यूजर का है। तो सेट यूजर के अंदर हम सबसे पहले चाहते हैं कि अगर हम सिर्फ नेम में चेंज कर रहे हैं, तो नेम के साथ बाकी वैल्यू हमारा ईमेल, पासवर्ड और इंटर पासवर्ड पहले के जैसा, जो अगर इंटर किया हुआ है पहले से तो वैसे का वैसे ही रहे। तो उसके लिए हम सिर्फ स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करेंगे कि यूजर अगर हम नेम यूज किए हैं, मैं एक बार कर देता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ।
तो इसका मतलब हुआ कि अगर जिस इनपुट एट्रीब्यूट के ऊपर हम इनपुट टैग के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ या टाइप कर रहा हूँ या चेंज कर रहा हूँ, तो उसके नेम के अंदर वैल्यू रख दो। सपोज मैं पासवर्ड में कुछ टाइप कर रहा हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि पासवर्ड के अंदर जो वैल्यू मैं टाइप कर रहा हूँ उसको रखते जाओ। पर उसके अलावा जो भी वैल्यूज रहेंगे मेरे नेम, ईमेल, री एंटर पासवर्ड, उसको वैसे का वैसे ही वापस उठा के वहां पे पटक दो। उसे हमें छूने की जरूरत नहीं है। अब मैं अगर ईमेल टाइप कर रहा हूँ तो वो मैच करेगा, नेम में मुझे क्या मिला, ईमेल मिला, तो यहाँ पे नेम में मुझे ईमेल मिलेगा। तो ईमेल में क्या करेगा कि जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ वो यहाँ पे आके ईमेल में स्टोर हो जाएगा। लेकिन ये ट्रिपल डॉट ये स्प्रेड ऑपरेटर है, तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या करेगा, ईमेल को तो हम मॉडिफाई कर देंगे, उसके अलावा जो भी वैल्यू रहेगा उसको वापस ला के वहाँ रख देगा। तो अब जाके हम ये करने के बाद हम इसे सेव कर लेते हैं फाइल को। तो हमारा लगभग ऑलमोस्ट ये यूज स्टेट से मैनेज हो चुका है हमारा रजिस्टर कंपोनेंट। इसे देखने के लिए हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट को रन कराते हैं और यहाँ पे हम कंसोल कर देते हैं, console.log यूजर, ताकि हम अपना वैल्यू देख सके कि यूजर कैसे अपडेट हो रहा है। तो अब हम वापस जाते हैं यहाँ टर्मिनल में। अब कंसोल को हम क्लियर करते हैं, अपना पेज रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि सब क्लीन हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा यूजर यहाँ पे एक प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू सबका नल रखा था, एम्प्टी स्ट्रिंग रखा था। तो अभी यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग आते जा रहा है सब में। अब सपोज मैं नेम में रखा ए, तो अभी नेम में आप देख सकते हैं कि ए आ गया। तो अब कुछ रैंडम में टाइप कर दिया नेम में, तो अब आप देख सकते हैं नेम में वो टाइप हो गया। ईमेल में अब मैं टाइप कर रहा हूँ तो ईमेल में टाइप हो गया, पासवर्ड में टाइप कर रहा हूँ तो पासवर्ड में टाइप हो गया, और री इंटर पासवर्ड में टाइप कर रहा हूँ तो री इंटर पासवर्ड में वो टाइप हो गया। मतलब हमारा ये यूजर का स्टेट अब रजिस्टर कंपोनेंट में कंप्लीटली क्रिएट हो चुका है। तो चलिए अब ऐसे ही सेम वर्क हम करेंगे, वो हम लॉगिन पेज में करेंगे। तो हमारा सारे फंक्शनैलिटी लगभग दोनों के सेम ही है, सिर्फ इनपुट फील्ड्स के काउंटिंग का अंतर है। तो हम ये यहाँ से ये कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद लॉगिन डॉट जेएस में जाकर के वापस यहाँ पे पटक देंगे, मतलब रख देंगे। तो ये तो मैंने यहाँ पे रख दिया, यूजर डिफाइन कर दिया। यहाँ पे हम यूज स्टेट को यूज किया है, तो यूज स्टेट को सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लिया। अब यूजर क्रिएट हो चुका है। अब हैंडल चेंज करने के लिए हमें नेम और नेम वैल्यू और ऑन चेंज फंक्शन लिखना था। तो मैं यहाँ पे नेम और वैल्यू को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एक्चुअली हमें नेम नहीं चाहिए लॉगिन में, हमें ईमेल चाहिए। तो लॉगिन में आया मैं और यहाँ पे ईमेल ये पेस्ट कर दिया और ऑन चेंज को मैंने दे दिया हैंडल चेंज। तो अब सेम मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और सेम यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे लेकिन ये नेम में यहाँ ईमेल नहीं नहीं हो करके ये हमारा पासवर्ड आएगा यहाँ पे, और यूजर डॉट पासवर्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा लॉगिन कंपोनेंट भी लगभग रेडी हो गया। तो एक बार हम कंसोल करके वैसे ही चेक कर लेते हैं कि हमारा यूजर का डिटेल सक्सेसफुली अपडेट हो रहा है कि नहीं हमारे यूजर ऑब्जेक्ट में। तो अभी ये हमारा लॉगिन पेज है। तो लॉगिन पेज पे जाने के लिए app.js में से हम रजिस्टर को अभी कमेंट करके लॉगिन को अनकमेंट करते हैं। तो भाई हमारा ये लॉगिन पेज आ चुका है। तो लॉगिन पेज में अगर हम कुछ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये क्लियर कर देते हैं, पेज रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट पेज जब लोड लिया तो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आया, जो कि 4 ऑब्जेक्ट आ गया। हमें 4 ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट्स का यहाँ पे वर्क है। तो मैं ये हटाना भूल गया हूँ, पर मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमें लॉगिन के लिए नेम और री इंटर पासवर्ड का ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ ईमेल और पासवर्ड का मुझे ज़रूरत है। तो इसे मैंने सेव किया। तो अब मैं पेज को वापस से रिफ्रेश करता हूँ, तो अब हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज आएंगे, एक ईमेल और पासवर्ड, जो कि स्टार्टिंग में दोनों एम्प्टी है। अगर मैं ईमेल यहाँ टाइप करता हूँ prince@gmail, तो आप देख सकते हैं prince@gmail.com अपडेट हो गया। पासवर्ड अगर मैं लिखता हूँ PASS पासवर्ड, तो हमारा पासवर्ड भी यहाँ पे आ गया। मतलब हमारा लॉगिन और यूजर कंपोनेंट लॉगिन और रजिस्टर कंपोनेंट अब सक्सेसफुली यूआई क्रिएट हो चुका है। और एक्चुअली हमारे प्रोजेक्ट में यूआई पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो कि होगा कि हम अब बैकएंड इसका क्रिएट करेंगे।
तो इस प्रोजेक्ट के बैकएंड बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर में जाते हैं। वहाँ जाके हम एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे। इसका नाम हम देंगे लॉगिन एंड रजिस्टर बैकएंड। तो इसमें आने के बाद हम इस फ़ोल्डर को वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं। आप कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं। मैं वीएस कोड करता हूँ और इसके टर्मिनल में आने के बाद आपको एक कमांड लाइन हिट करना है npm init। ये क्या करेगा, हमारे प्रोजेक्ट के लिए नोड पैकेज मैनेजर को इनिशियलाइज कर देगा। कुछ कुछ वैल्यूज हमसे ये मांगता है, तो मैं इसे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज पे ही जाने देता हूँ। तो उसके लिए मुझे सिर्फ एंटर एंटर प्रेस करना है और ये हमारा क्रिएट हो गया। तो एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट इसने index.js सेट किया है, जो कि package.js में हमें यहाँ पे दिखता है, मेन में index.js। तो हम क्या करेंगे कि अभी index.js नाम का ये यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करेंगे। ये हमारा मेन फाइल होगा। तो अब बैकएंड में हमारा तीन स्टेप में हम इजीली कर लेंगे। सबसे पहले हमें सारे इम्पोर्टेंट पैकेजेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे एक्सप्रेस जेएस, mongoose हो गया एंड कोर्स हो गया, जो कि एपीआई कॉलिंग में यूज करता है। और उसके बाद हमें इन सबको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और उसके बाद हम राउट को क्रिएट कर लेंगे, जो कि हमारा लॉगिन और रजिस्टर राउट होगा। तो उसके बाद ये 3 स्टेप में हमारा बैकएंड क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। या मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे जैसे रिएक्ट में हम इंपोर्ट करते हैं, मैं उस तरह से इंपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन ओरिजिनली आप चाहते हैं तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस, ऐसे भी कर सकते हैं। जनरली ऐसे होता है, पर मैं ऐसे ना करके मुझे ऐसे करना ज़्यादा बेटर लगता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना रहता है, पैकेज डॉट जेसन में आके एक छोटा सा चेंज करना रहता है, टाइप इक्वल्स टू मॉड्यूल। ये कर देने के बाद मैं इसे डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकता हूँ, जैसा कि मैं रिएक्ट में अभी तक इंपोर्ट करते आ रहा हूँ। तो कुछ कुछ पैकेजेस जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी वो इंपोर्ट कोर्स कोर्स इंपोर्ट मॉड्यूल्स मॉड्यूल, मुझे ये 3 पैकेजेस की ज़रूरत पड़ेंगी। तो एक काम करता हूँ, मैं टर्मिनल में आकर के मैं यहाँ पे npmi एक्सप्रेस कोर्स mongoose, ये तीनों को मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने पैकेज में। ये 3 को मैंने इंस्टॉल कर लिया। तो अब अगला हमारा काम होगा उसे कॉन्फ़िगरेशन करना। तो ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस, ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैं कर रहा हूँ इसे आप हो सके तो याद कर लीजिए, क्योंकि ये हर नोड जेएस के कॉन्फ़िगरेशन में आपको सेट करना पड़ेगा ये कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम अब इसके लिए एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे और डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम mongoose का यूज़ करेंगे और mongoose से हम अपने डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, mongoose डॉट कनेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे और जिसके अंदर हम यूआरएल स्पेसिफाई करेंगे। मैं बता दूं, अगर आपको यहाँ पे ये यूआरएल आपको याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप गूगल में जा सकते हैं। गूगल में जाने के बाद आप सर्च कीजिए mongoose डॉट कनेक्ट। ये सर्च करने के बाद ये डायरेक्ट आपको यूआरएल दिखा देता है, वहां से आप डायरेक्ट कॉपी करके आप इसे अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो हमें ये यूआरएल चाहिए। आप देख सकते हैं mongodb स्लैश लोकल होस्ट पोर्ट 27017 स्लैश माई ऐप। यहाँ ये जो माई ऐप है, ये माई ऐप हमारा ये डेटाबेस का नेम रहेगा। तो हम यहाँ पे ला करके इसे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे माई, मैं इसका नेम देता हूँ माई लॉगिन रजिस्टर db।
मैं चेक कर लेता हूँ इस नाम से मेरे पास पहले से कोई दूसरा डेटाबेस तो नहीं क्रिएटेड है ना। माई लॉगिन रजिस्टर डीबी। मैं डेटाबेस को विजुअली देखने पे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे देखने के लिए ये रोबो 3D का यूज करता हूँ मोंगो डीबी को देखने के लिए। तो मेरे पास लॉगिन रजिस्टर डीबी है लेकिन माई लॉगिन रजिस्टर डीबी नहीं है। तो हमारा ये एक नया क्रिएट कर देगा तो सही है। तो मैंने ये रख दिया और इसके बाद हमारे पास कुछ दो पैरामीटर देने पड़ते हैं जो कि एक यहाँ दिया हुआ है न्यू यूआरएल पार्सर इक्वल्स टू ट्रू। इसे आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए और दूसरा होता है यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी इक्वल्स टू। मैं चाहता हूँ अगर आप मर्ज स्टैक पे वर्क कर रहे हैं तो आप ये स्टेप को याद कर ले क्योंकि ये स्टेप आपको हर जगह पे आपको वर्क ये स्टेप का करना ही पड़ेगा और हर जगह इसे अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि अगर जब हमारा मोंगोडीबी या डेटाबेस कनेक्ट हो जाए तो मैं यहाँ एक कॉल बैक फंक्शन रख देता हूँ जो कि हमें मैसेज दे देगा कंसोल लॉग करके कि हमारा डेटाबेस कनेक्टेड हो गया है, डीबी कनेक्टेड। ओके, तो हमने अपना डेटाबेस को कनेक्ट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब राउट डिफाइन करेंगे। राउट्स, तो राउट्स में हम क्या करेंगे, ऐसे जनरली ऐप डॉट गेट स्लैश रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। तो मैंने यहाँ पे अपना ये राउट क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मैंने गेट ऐप रखा है जो कि बेस यूआरएल पे गेट ऐप को अगर हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हमें भेज वो रिटर्न करेगा माई एपीआई स्ट्रिंग। और ये हमारा ऐप 9002 पोर्ट पे ये हमारा रन करने वाला है। अब हम टर्मिनल में जाते हैं और अपना बैकएंड को स्टार्ट करते हैं। बैकएंड स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, या अगर आप नोडमैन इंस्टॉल किए हुए तो आप नोडमैन इंडेक्स डॉट जेएक्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो नोडमैन से होगा क्या कि अगर आपने कोई भी चेंजेस किया तो वो ऑटोमेटिक हमारे पेज को रिफ्रेश कर देगा और उसे स्टार्ट कर देगा। तो मैं दोबारा इसे स्टार्ट कर देता हूँ। तो हाँ, आप देख सकते हैं कि हमारा बैकएंड स्टार्ट हो चुका है 9002 पोर्ट पे और डेटाबेस हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब वापस हमारे आते हैं वेब ब्राउजर में। हम यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं 9002 पोर्ट पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ रिस्पॉन्स आया माई एपीआई, मतलब हमारा बैकएंड अब सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और ये स्टार्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, वो राउट डिफाइन करना है जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है। तो हमें एक्चुअली देखा जाए तो हमारे प्रोजेक्ट में गेट राउट के लिए कोई गेट रिक्वेस्ट का कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ पोस्ट रिक्वेस्ट चाहिए। पोस्ट रिक्वेस्ट, और वो भी किस लिए, एक लॉगिन के लिए चाहिए और सेम पोस्ट रिक्वेस्ट हमें चाहिए होगा रजिस्टर के लिए। तो यहाँ पे माई एपीआई लॉगिन, माई एपीआई रजिस्टर। तो अभी तक हमने यहाँ पे अपना बैकएंड क्रिएट कर लिया और यहाँ पे राउट क्रिएट कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर जो डेटा हमारे पास आएगा, ईमेल आएगा, पासवर्ड आएगा, नेम आएगा और ये सब जो फील्ड्स आएंगे तो वो हम क्या करेंगे, रजिस्टर्ड एपीआई अगर कॉल भेजता है तो वो रिक्वेस्ट के बॉडी में हमारे वो सारे फील्ड्स आ जाएंगे। तो उस फील्ड्स को लेकर के हम मोंगो डीबी में जा करके वो यूजर क्रिएट करके उसके अंदर स्टोर कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे चाहते हैं कि हम यूजर का स्कीमा क्रिएट करें। तो कॉन्स्ट, तो यूजर का स्कीमा क्रिएट करने के लिए हम एक यूजर स्कीमा वेरिएबल लेते हैं और यूजर स्कीमा इक्वल्स टू mongoose डॉट स्कीमा। मोंगोडीबी में कोई भी मॉडल क्रिएट करने के लिए ये नेसेसरी कि सबसे पहले हम एक स्कीमा क्रिएट करें, उस स्कीमा से हम एक मॉडल क्रिएट करें और उस मॉडल से हमें जो भी अपना डॉक्यूमेंट बनाना है, जितने भी यूजर्स बनाने हैं वो हम बना सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा स्कीमा, दूसरा स्टेप रहेगा उसका मॉडल क्रिएट करना। तो mongoose डॉट स्कीमा
न्यू mongoose डॉट स्कीमा, और स्कीमा में हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं उसका एट्रीब्यूट्स, वैल्यूज की वैल्यू पेयर क्या क्या होते हैं। वैसे तो सबसे पहले हमारे यूजर के पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, एक नेम होंगे, तो नेम हमारा क्या होगा, एक स्ट्रिंग के फॉर्म में रहेगा। फिर दूसरा रहेगा ईमेल, तो ईमेल भी हमारा हम अभी इजी के रूप में हम यहाँ पे स्ट्रिंग ही ले लेते हैं। तीसरा रहेगा पासवर्ड, पासवर्ड भी हम स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो ये अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, नंबर्स होते हैं, डेट एंड टाइम होते हैं। आप देखना चाहे तो आप मोंगोडीबी के डेटाबेस में डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में जाके आप देख सकते हैं। अभी हमने अपने वर्क के लिए हमने सब स्ट्रिंग के रूप में ही फॉर्मेट सबका लिया है। ये हमारे यूजर स्कीमा क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, मॉडल क्रिएट करेंगे। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए कॉन्स्ट, तो मॉडल का नेम हम यहाँ पे देंगे यूजर, क्योंकि हम यूजर रखना चाहते हैं। न्यू mongoose डॉट मॉडल, तो अब mongoose डॉट मॉडल के अंदर ये जो नेम हमने यहाँ पे यूजर दिया है, यही नेम हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे कि ये नेम का हमें बनाना है मॉडल, और स्कीमा, इस मॉडल को एक स्कीमा डिफाइन किया तो वो पास करना रहता है। तो हमने यूजर का स्कीमा पहले से क्रिएट किया है, तो अब ये समझ जाएगा कि हमें इस स्कीमा का यूजर नाम का एक मॉडल क्रिएट करना है, जो कि क्रिएट कर देगा इस कांस्टेंट पे। तो अब जब भी हमें कुछ भी वर्क करना होगा यूजर मॉडल के ऊपर, तो हम इसका यूज करेंगे। तो ये हमारा मॉडल स्टार्ट हो गया, क्रिएट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि हम अब फ्रंट एंड साइड जाएंगे। फ्रंट एंड में जाने के बाद अब एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे। तो हम वापस आते हैं अपने फ्रंट एंड के फोल्डर में। तो फ्रंट एंड के फोल्डर में आने के बाद जैसे ये हमारा लॉगिन था, तो लॉगिन करने से पहले हम चाहते हैं कि हम रजिस्टर कर लें। तो रजिस्टर करने के लिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा रजिस्टर बटन है। तो रजिस्टर बटन पे क्लिक करने पे तो हम क्या होना चाहिए कि ये हमारे एपीआई को कॉल कर देगा, ऐसा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक ऑन क्लिक फंक्शन लगाएंगे। ऑन क्लिक इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे रजिस्टर ही दे देता हूँ नेम, रजिस्टर। तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो चलिए रजिस्टर फंक्शन क्रिएट करते हैं। रजिस्टर इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन का यूज कर रहा हूँ रजिस्टर डिफाइन करने के लिए। तो ये रजिस्टर मेरा यहाँ पे क्रिएट कर लिया मैंने फंक्शन। अभी इसके अंदर का वर्क डिफाइन करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मुझे जो जो फील्ड्स रिक्वायर्ड है मैं वो यहाँ पे बाहर एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट नेम, हाँ, तो उसके लिए मैं नेम, ईमेल और पासवर्ड को यूजर से एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालूंगा। क्या मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं ये पूरा डायरेक्ट ये यूजर का ऑब्जेक्ट ही अपने रिक्वेस्ट में भेज दूँ। तो अगर हमें एपीआई कॉल कराना है तो उसके लिए हमें एक पैकेज की जरूरत पड़ेगा, जो कि है एक्सियोस। इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। अभी आप देख सकते हैं कि हम जेसन डॉट पैकेज और जेसन में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक्सियोस अभी इंस्टॉल नहीं किया है हमने प्रोजेक्ट में। तो चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं। तो वापस से टर्मिनल में आना है। टर्मिनल में आने के बाद npm i axios हिट एंटर। तो इसके बाद ये हमारे लिए प्रोजेक्ट में ये एक्सियोस को इंस्टॉल कर देगा। तो जब तक कि इंस्टॉल होता है चलिए हम और आगे कोडिंग इसका लिखते हैं। तो एक्सियोस इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करेंगे, एक्सियोस से एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे, एक्सियोस डॉट पोस्ट। तो हमारा किस लिंक पे भेजना है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हमारा लिंक ये था, 9002 पोर्ट था, और पोस्ट करना स्लैश रजिस्टर, हमारे ये हो गया, ये लिंक हो गया। तो एक्सिस डॉट पोस्ट, क्योंकि 9002 पोर्ट पे हमारा ये रन हो रहा है, और राउट हमने रजिस्टर के लिए स्लैश रजिस्टर डिफाइन किया है। डॉट पोस्ट इतना, और हम इसमें एक ऑब्जेक्ट जो भेजना चाहते हैं वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, ये जो यूजर ऑब्जेक्ट था हम वापस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में यही भेज देंगे। और हम डायरेक्ट यूजर को रजिस्टर नहीं कराना चाहते, हम चाहते हैं कि कुछ वैल्यूज इसमें चेक कर लें। सबसे पहला वैल्यू हम चेक करेंगे क्या यूजर का नेम प्रेजेंट है कि नहीं, क्या उसने ईमेल टाइप किया है कि नहीं, क्या पासवर्ड टाइप किया है कि नहीं,
और अगर पासवर्ड टाइप किया है तो क्या पासवर्ड और री इंटर पासवर्ड दोनों सेम है कि नहीं, ये चेक करने के बाद ही हम चाहते हैं कि वो रजिस्टर करने के लिए आगे बढ़े। तो चलिए हम पहले वो चेक कर लेते हैं। तो जैसा हमने यहाँ पे नेम, ईमेल, पासवर्ड और री इंटर पासवर्ड बाहर एक्सट्रैक्ट किया था, तो अब हम यहाँ पे वैलिडेशन चेक करेंगे। इफ कंडीशन में नेम एंड, तो यहाँ पे हम नेम एंड ईमेल एंड पासवर्ड, तो ये इफ कंडीशन ट्रू होके एग्जीक्यूट तभी होगा जब नेम, स्टार्टिंग में हमने नेम को ये डिफाइन किया है एम्प्टी, जो कि अनडिफाइंड है, पर जैसे ही वो वैल्यू इनपुट करेगा तो हमारा नेम ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। तो कुछ भी वैल्यू रिटर्न करे जो कि जीरो के अलावा हो, नल या अनडिफाइंड के अलावा, तो ट्रू हो जाता है। तो ट्रू से कंसीडर करता है ये प्रोग्रामिंग, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर यहाँ पे नेम में कुछ वैल्यू इंटर्ड है तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर ईमेल में कुछ वैल्यू इंटर्ड है तो ये भी ट्रू हो जाएगा, अगर पासवर्ड में कुछ वैल्यू इंटर है तो वो भी ट्रू हो जाएगा। तो जब तक तीनों में कुछ ना कुछ वैल्यू इंटर नहीं होंगे तब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा, और जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा तब तक हम पोस्ट नहीं करेंगे। अब ये तीनों कंडीशन ट्रू होने के बाद ही हमारा ये पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा। हम एक और कंडीशन यहाँ पे लगाना चाहते हैं, वो है कि पासवर्ड इक्वल्स टू री इंटर पासवर्ड। अब ये एक और कंडीशन चेक करेगा कि हमारा पासवर्ड री इंटर पासवर्ड के बराबर है कि नहीं। तो चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अलर्ट कर दूंगा पोस्टेड, तब अब हमें पता चल जाएगा कि, और एल्स कंडीशन में मैं एक लगा देता हूँ अलर्ट इनवैलिड इनपुट। अब हम आके इसे चेक करते हैं कि क्या हमारा ये वैलिडेशन सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम वापस से फ्रंट एंड में आ जाते हैं। अभी चूंकि हमारा ये लॉगिन वाला कंपोनेंट दिख रहा है तो हम वापस से app.js में आएंगे। अभी हमें मैनुअली कमेंट और अनकमेंट करके करना पड़ रहा है, लेकिन जब हम एक बार राउट क्रिएट कर लेंगे, यूजर क्रिएट हो जाएगा, तो हमें इसका प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम ये डायरेक्ट राउट से ही लॉगिन स्लैश रजिस्टर पे करके हम जा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ आ गए, तो चलिए मैं बिना कुछ फील्ड इंटर किए हुए रजिस्टर करता हूँ। तो हमें दे रहा है इनवैलिड इनपुट। मैंने इनवैलिड का स्पेलिंग गलत लिख दिया है, बट मैं उसे बाद में सुधार लूंगा। ये अगर मैं सिर्फ नेम में कुछ देता और रजिस्टर करता हूँ तब भी इनवैलिड, ईमेल में कुछ देता हूँ a@b.com तो तभी इनवैलिड देगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा पासवर्ड है, ये एम्प्टी है। अगर पासवर्ड में मैं यहाँ पे कुछ दे देता हूँ फिर एंटर करूंगा तभी इनवैलिड देगा, क्योंकि री एंटर पासवर्ड में यहाँ पे मेरा मैच नहीं किया दोनों। अब मैं वापस से दोनों को सेम मैच करा दिया, मैं रजिस्टर करूंगा तो यहाँ पे आ गया पोस्टेड। मतलब ये चारों वैलिडेशन होने के बाद ही हमारा प्रोजेक्ट में ये रजिस्टर होने के लिए आगे बढ़ेगा। तो चलिए हमारा वैलिडेशन अब तक यहाँ का सही है। तो अब इतना होने के बाद वापस हम आते हैं register.js में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये अलर्ट पोस्टेड हटा करके यहाँ पे हम एक्सियो डॉट पोस्ट कर देंगे, और पोस्ट करने के वक्त हम ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में ये यूजर का ऑब्जेक्ट इसे पास कर देंगे, ताकि हमें बैकएंड में नेम, ईमेल, पासवर्ड और ये वैल्यूज हमें मिल जाए वहाँ पे। तो अगर ये पोस्ट करने के बाद हमें ये कुछ रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, तो हम चाहते हैं डॉट देन का यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्रॉमिस बेस्ड रिक्वेस्ट है। तो ये कंप्लीट होने के बाद ही, जब ये पोस्ट रिक्वेस्ट कंप्लीट होगा उसके बाद ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। और ये सपोज अगर रिस्पॉन्स लेता है तो रिस्पॉन्स लेके ये फिलहाल हम कंसोल करा देते हैं। रिस्पॉन्स जो भी रिस्पॉन्स वहां से आएगा हम कंसोल करा देंगे। तो हमारा लगभग फ्रंट एंड से रजिस्टर का कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम आते हैं अपने बैक एंड में, और ये पोस्ट करने के बाद देखते हैं कि हम बैक एंड में वैल्यू हमें मिल रही है कि नहीं। तो बैक एंड में हम यहाँ पे आए और बैक एंड में रजिस्टर में आ गए, फिर रजिस्टर में आने के बाद ये लाइन हम हटा देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम कॉन्स्ट और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हमने यूजर ऑब्जेक्ट भेजा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंसोल कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब हम देखते हैं कि हमारे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर क्या आया। तो हमारा सर्वर स्टार्टेड है, यहाँ पे स्टार्ट आएगा, हम यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक किए तो हमारा बैकएंड में, तो यहाँ क्लिक करने के बाद तो यहाँ फ्रंट एंड में जाके हम यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक किए
तो अब हम जाके यहाँ पे देखेंगे कि हमारा नेटवर्क टैब में कि हमारा नेटवर्क रिक्वेस्ट गया है कि नहीं। हम यहाँ पे क्लिक किए तो हमारा ये रिक्वेस्ट गया नहीं, कैन नॉट पोस्ट रजिस्टर 404 नॉट फाउंड, मतलब शायद हमारा बैकएंड अभी रन नहीं कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, बैकएंड को दोबारा स्टार्ट करते हैं। नोडमैन, इस बार हम नोडमैन इंडेक्स डॉट जेएस से स्टार्ट किए, क्योंकि मुझे याद है मैंने यहाँ पे चेंज हटा करके रिक्वेस्ट डॉट सेंड हटा के कंसोल डॉट लग किया, पर ये रिस्टार्ट सर्वर नहीं हो पाया, इसलिए मैं इस बार नोडमैन कर देता हूँ इंडेक्स डॉट जेएस। तो अब जो भी मैं सेव करूँगा ये ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास लेटेस्ट कोड का अपडेट स्टार्टेड सर्वर होगा हमारे पास। चलिए अब हम यहाँ से पोस्ट करते हैं। तो मैंने एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजा और यहाँ पे ये सक्सेस हो गया है। तो देख सकते हैं कि अभी ये पेंडिंग बता रहा है, क्योंकि हमने रिस्पांस में यहाँ से बैकएंड से कुछ भेजा नहीं है इससे। पर यहाँ पे आप देखिए टर्मिनल में हमने यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट भेजा था वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम ये सब वैल्यूज को बाहर निकाल लेंगे। कांस्टेंट नेम ईमेल पासवर्ड, हमें रीइंटर पासवर्ड का यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसलिए हम उसे बाहर नहीं निकालेंगे, उसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेम ईमेल पासवर्ड आ गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इस नेम ईमेल और पासवर्ड से हम MongoDB का यूजर क्रिएट करेंगे। तो कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू न्यू यूजर, और इसके अंदर हम तीनों वैल्यूज प्रोवाइड कर देंगे, जो कि नेम, नेम के अंदर हम नेम प्रोवाइड करेंगे या शॉर्ट हैंड मेथड हम ये जो नेम यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये नेम एक्चुअली में ये स्कीमा वाला नेम है कि इस नेम के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी तो ये नेम की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसे शॉर्ट हैंड मेथड में ही रहने देते हैं, तो ये ज़्यादा सिंपल और आसानी से समझ में आने वाला रहता है। तो नेम ईमेल पासवर्ड ये हम तभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब नेम इज टू नेम, अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा हो तो कि नेम इज टू नेम है, तो हम यहाँ शॉर्ट हैंड यूज कर लेंगे, वो डायरेक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देगा। ये हमारे यूजर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर डॉट सेव कर देंगे। तो सेव करते वक्त हम एक बार चेक कर लेंगे कि अगर बाई चांस कुछ डेटाबेस से कनेक्शन होने में एरर आता है तो कॉल बैक में हम एक एरर चेकिंग यहाँ पे कर लेंगे। और अगर एरर आता है तो हम क्या करेंगे कि इसे कंसोल या हम यहाँ से रिस्पांस में इस एरर को भेज देंगे, रिस्पांस डॉट सेंड एरर। और अगर एरर नहीं आता है तो हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुका होगा। तो हम क्या करते हैं, अगर एरर नहीं है तो हम यहाँ पे एक रिस्पांस डॉट सेंड करेंगे और एक मैसेज भेज देंगे। एक ऑब्जेक्ट रहेगा जिसके एक मैसेज के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। और ये ऑब्जेक्ट के साथ हम ये जो यूज़र हमने क्रिएट किया है रजिस्टर करने के बाद, नहीं अब उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक बार फ्लो आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले जब हम रजिस्टर करेंगे तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से नेम ईमेल और पासवर्ड ये तीनों चीज़ को ले आके हमारे पास रख लेगा। फिर हम क्या करेंगे, उस तीनों वैल्यूज से हम यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट कर लेंगे, जो कि यूज़र मॉडल हमने क्रिएट किया है ऊपर यहाँ पे उससे। तो यूज़र क्रिएट करने के बाद हम उस यूज़र को सेव कर देंगे। ये सेव फंक्शन इस यूज़र को डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देता है। तो अब स्टोर करने के दौरान हो सकता है कि कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ गया हो तो एरर आ सकती है। अगर तो हम एक कॉल बैक फंक्शन सेव के अंदर ले लेंगे। अगर बिना कॉल बैक के फंक्शन अगर हम क्रिएट कर दे तो हमारा ये फंक्शन था, इतना में हमारे ये सेव कर देता। पर अगर हम एरर चेक कर रहे, क्योंकि एरर आ सकती है डेटाबेस से कनेक्शन के दौरान, अगर एरर चेक करेगा तो अगर एरर मिलेगा उसे तो वो क्या करेगा कि हमें फ्रंट एंड में रिस्पॉन्स में एरर भेज देगा। और अगर एरर नहीं मिला तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देगा, हमें फ्रंट एंड में एक मैसेज सेंड करेगा, एक ऑब्जेक्ट सेंड करेगा
जो कि जिसके अंदर एक मैसेज प्रॉपर्टी होगा जिसका वैल्यू होगा कि मैसेज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो ये हमारा फ्लो हुआ रजिस्टर का। पर हम एक और चीज़ यहाँ चाहते हैं कि अगर हमारा यूज़र पहले से क्रिएटेड हो, मतलब हमारा यूज़र अगर पहले से क्रिएटेड है हमारे डेटाबेस में, तो हम चाहते हैं कि उसे बताया जाए कि यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, हम इससे दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। तो वो कहाँ होना चाहिए? जब हम नेम, ईमेल और पासवर्ड वहाँ से बाहर निकाल लिए जो यूज़र ने भेजा, तो अब हम क्रिएट करने से पहले ये हमने यहाँ पे क्रिएट किया। ये क्रिएट करने से पहले हम एक बार चेक करेंगे कि क्या ये यूज़र पहले से डेटाबेस में मौजूद है इस ईमेल आईडी का। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है जो कि mongoose ने हमें प्रोवाइड किया है, वो है फाइंड वन का। तो जैसे मैं डेटाबेस में यहाँ पे आपको जाके दिखा सकता हूँ, ये mongoose का डॉक्यूमेंटेशन है। तो यहाँ इसमें आने के बाद आप सर्च कीजिएगा, एपीआई में आने के बाद ये मॉडल, मॉडल के अंदर एक फंक्शन है फाइंड वन का, ये रहा फाइंड वन। तो इसके अंदर ये फंक्शन आप जाके डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ सकते हैं कि ये क्या है। तो मैं उसका यूज़ यहाँ पे करने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा यूज़र मॉडल है, तो यूज़र डॉट फाइंड वन। हम एक फाइंड करना चाहते हैं, किस लिए क्या फाइंड करना चाहते हैं कि क्या हमारे ईमेल, या फाइंड करो ईमेल प्रॉपर्टी में क्या ये ईमेल जो हमें यहाँ पे मिला हम यहाँ पे रख देते हैं। तो ये यूज़र ने जो ईमेल दिया है, तो क्या वो ईमेल हमारे यूज़र के डेटाबेस के ईमेल से मैच कर रहा है? अगर ये प्रॉपर्टी मैच कर रहा है तो अगर सक्सेसफुली मैच कर गया तो हमें एक, अगर एरर आया तो एरर देगा, नहीं तो एक यूज़र ऑब्जेक्ट हमें लौटा देगा जो भी मैच किया उससे। तो ये कॉल बैक में हमने लिया। मैं एक बार फिर बताता हूँ, यूज़र फाइंड करो ईमेल, जो ईमेल यहाँ से हमने निकाला रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, जो यूज़र ने एंटर किया वो चेक करेगा ईमेल प्रॉपर्टी नाम से किसी डेटाबेस में कोई और पहले से है। अगर वो चेक किया तो अब कॉल बैक फंक्शन में दो चीज़ें, या तो एक एरर आ सकती है, अगर एरर आई तो हम उसे भेज देंगे फ्रंट एंड पे, अगर नहीं आए तो वो ये हमें एक यूज़र ऑब्जेक्ट जो मिल जाता है पहला ऑब्जेक्ट, वो पहला ऑब्जेक्ट हमें लौटा देगा। तो अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ एरर, या एरर नहीं, अगर हम डायरेक्ट चेक कर लेते इफ यूज़र, कि अगर हमारा यूज़र यहाँ पे मिल गया तो क्या करना है कि हमें रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देना है, एक मैसेज भेज देंगे यहाँ पे कि यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ये हम मैसेज भेज देंगे अगर ये यूज़र हमें यहाँ पे मिल गया फाइंड करने पे, तो हम ये सिर्फ मैसेज भेज देंगे यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो उसके ये होगा अगर, तो हम ये यूज़र का जो क्रिएट कर रहे हैं वो क्रिएट नहीं करेंगे। अगर बाई चांस ये सिचुएशन होता है तो सिर्फ हम ये मैसेज भेज के छोड़ देंगे। अगर यूज़र नहीं मिला तो एल्स के कंडीशन में हम रखेंगे कि अगर यूज़र नहीं मिला तो ही सिर्फ हमारा क्रिएट करना एक न्यू यूज़र। ये हमारा एक बेस्ट फ्लो रजिस्ट्रेशन का हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो चलिए अब हम चेक करते हैं। तो हमने डेटाबेस में अभी तक कुछ क्रिएट नहीं किया। चलिए फ्रंट एंड में जाते हैं और कुछ यहाँ से हम वैल्यू भेज करके क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्म भर के यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर दिया। तो चलिए देखें, मैंने रिक्वेस्ट भेजा, हेडर में हमारा ये वैल्यूज गया, नेटवर्क मैंने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया, फिर यहाँ से नेटवर्क में आ गया तो यहाँ पे रजिस्टर्ड दिख रहा है मुझे। ये वैल्यू जो प्रीव्यू में गया तो मुझे आ रहा है यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड, मतलब मैंने डेटाबेस में पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, कुछ वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, abc@ab.com। तो अब मैं दोबारा रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो ये रजिस्टर्ड हो गया। तो अब हमारा आ रहा है मैसेज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो अब मैं दोबारा ये रिक्वेस्ट भेजूंगा तो मुझे आना चाहिए कि यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड। मैंने फिर से भेजा तो ये जो लास्ट में आया यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अब मैं फिर चेंज करता हूँ कुछ, फिर मैं क्लिक करूँगा तो आएगा यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो हमारा अब ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बिल्कुल सही काम कर रहा है और ये बैकएंड के साथ इंटीग्रेट हो चुका है। तो अब हमारा काम जो है फ्रंट एंड में, अब हम वापस आते हैं, ये हमारा फ्रंट एंड है। तो यूज़र रजिस्टर होने के बाद हमें रिस्पॉन्स मिला, तो रिस्पॉन्स में जब सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाता है तो हमें रिस्पॉन्स मिलता है। तो रिस्पॉन्स के अंदर जो मेन हमारा
यहाँ से हमने यूजर ठीक है, यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया। तो उसके बाद हम क्या चाहते हैं, अभी कंसोल कर देते हैं, फिर इतना रहने देते हैं। फिर लॉगिन करने के बाद हम राउट क्रिएट करेंगे तो उसके आगे यहाँ पे वापस से लॉगिन पेज पे भेज देंगे। तो अब हम जाते हैं लॉगिन पेज में। तो लॉगिन पेज में जाने के लिए ऐप में जा करके रजिस्टर को, लॉगिन को इनेबल किया हमने। ये राउटर जब मैं क्रिएट करूंगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कमेंट और अनकमेंट का। अभी बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। तो मैंने लॉगिन में यहाँ पे वापस आ गया। तो लॉगिन में आने के बाद फिर से हमें वही करना होगा, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑन क्लिक लॉगिन। तो अब हम यहाँ पे लॉगिन फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि पोस्ट करेगा स्लैश लॉगिन राउट पे। और यहाँ पे हम जो वैल्यू भेजेंगे इसे, ये यूजर ऑब्जेक्ट भेजेंगे। यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर उसे ईमेल और पासवर्ड मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये मिलने के बाद डॉट देन सेम ही रहेगा जो हमने रजिस्टर में किया था। यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हो गया। तो अब हम बैकएंड में आते हैं और बैकएंड में आने के बाद हम, तो बैकएंड में जैसे हमने ये वैल्यूज निकाले थे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, तो उसी तरह से हम लॉगिन में भी यहाँ पे यो वैल्यू को बाहर निकाल लेंगे। पर यहाँ पे हमें नेम का कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने यहाँ पे यूजर को फाइंड किया था सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में कि क्या ईमेल आईडी कोई मौजूद है कि नहीं। तो यहाँ भी हम वैसे ही चेक करेंगे, यूजर डॉट, तो यहाँ पे मैं आपको फ्लो समझाता हूँ। जो ईमेल और पासवर्ड मैं वहाँ से पोस्ट करूँगा उसे मैंने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मैंने यहाँ निकाल लिया। तो ईमेल निकालने के बाद अब मैं चेक करूँगा क्या इस ईमेल आईडी से कोई यूज़र हमारे यहाँ हमारे पास मौजूद है। अगर यहाँ मौजूद है हमारे पास, तो अगर यूज़र मौजूद है तो ये जो यूज़र में अगर वैल्यू आएगा तो मतलब हमारा कोई यूज़र यहाँ पे पहले से मौजूद है। तो अगर यूज़र मौजूद है इस ईमेल आईडी से, तो अब हम यहाँ पे उसका पासवर्ड चेक करेंगे। तो अब हम चेक करेंगे इफ ये जो पासवर्ड ये जो पासवर्ड यहाँ पे हमारा आया है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, जो कि यूजर ने टाइप किया है, वो पासवर्ड इक्वल्स टू जो इस ये यूजर हमें मिला है ईमेल आईडी से, उस यूजर का पासवर्ड, क्या ये दोनों बराबर है। अगर बराबर है तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड मैसेज सेंड करना, लॉगिन सक्सेसफुल। और मैं इस मैसेज के साथ चाहता हूँ कि ये जो यूजर ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है उसे भी मैं रिस्पॉन्स के साथ में ही उसे भेज दूँ। रिस्पॉन्स के साथ इस मैसेज के साथ साथ मैं इस यूजर को भी साथ में भेज दूँ। तो बाद में हम लॉगिन करेंगे तो हम वहाँ पे अपना यूजर का डेटा स्टोर कर लेंगे फ्रंट एंड में। तो ये हमारा डेटा आ गया। अगर पासवर्ड मैच नहीं किया तो उस समय क्या होना चाहिए, अगर पासवर्ड मैच नहीं किया तो उस समय ये एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। तो उस वक्त हम क्या सेंड करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। तो यहाँ पे अब मैसेज सेंड करेंगे, पासवर्ड डिडंट
मैच। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और अगर अगर ये यूज़र मिल गया तब तो ये काम होने वाला है। अगर यूज़र नहीं मिला तो हमें भेजना है कि यूज़र नॉट फाउंड। तो हम यहाँ पे भी मैसेज सेंड करेंगे, मैसेज यूज़र नॉट फाउंड। तो अब हमारा लॉगिन की एपीआई भी क्रिएट हो चुकी है। तो चलिए अब हम वापस जाते हैं फ्रंट एंड में और वहाँ से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं। यहाँ पे मुझे याद नहीं मैंने क्या क्या ईमेल आईडी प्लेस किया था। तो वापस से मैं रोबो 3D ओपन करता हूँ। तो ये ओपन करने पे मैं अपने डेटाबेस को विजुअली देख सकता हूँ। फिर आने के बाद जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था वो था माई लॉगिन रजिस्टर डेटाबेस। अगर आप माई लॉगिन रजिस्टर डेटाबेस जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, माई लॉगिन रजिस्टर डेटाबेस बैकएंड में। तो इसे मैंने ओपन किया, फिर इसके कलेक्शन में आया। कलेक्शन में एक यूजर्स नाम का ऑब्जेक्ट दिखा मुझे। ये 3 डॉक्यूमेंट अभी करेंटली स्टोर्ड है मेरे डेटाबेस के अंदर। पहला ASDF जिसका ईमेल आईडी a@b.com, फिर ASDF, फिर a@b.com। तो चलिए मैं इससे लॉगिन करने का कोशिश करता हूँ। ASDF अब पासवर्ड में पासवर्ड है a@b.com। तो a@b.com और पासवर्ड के अंदर हमारा है पासवर्ड। मैं एक काम करता हूँ, एक स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ तो आना चाहिए, हमें एक एरर आना चाहिए। लॉगिन में क्या आया, पासवर्ड डिडंट मैच, बिल्कुल सही। अब मैं यहाँ पे सही स्पेलिंग लिख देता हूँ। अब ये जो नेटवर्क टैग में हम देख रहे हैं तो लॉगिन सक्सेसफुल प्लस ये जो यूज़र मिला वो यूज़र हमारे पास आ गया। मैं एक काम करता हूँ, फ्रंट एंड में आके ये जो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ उसको मैं अलर्ट कर देता हूँ ताकि वो मैसेज हमें यहाँ दिख जाए। तो मैंने एक पासवर्ड गलत किया, अलर्ट किया। तो हाँ एक्चुअली मैंने यहाँ रिस्पॉन्स भेज दिया, पर ये रिस्पॉन्स एक्चुअली में काफ़ी बड़ा एक हमारा जो मेन डेटा मैं भेज रहा हूँ उसके साथ में हेडर और कंटेंट टाइप और बहुत सारी चीज़ें उस रिस्पॉन्स के अंदर वो मर्ज करके वो एक बड़ा फाइल भेजती है एक ऑब्जेक्ट के रूप में। तो वो यहाँ मैं जब कमेंट में जब यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ तो एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट हमें ऐसे दिखा रहा है और हमें चाहिए क्या, उसमें से मैसेज चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे कंसोल में देखता हूँ कि हमने ये कंसोल किया हुआ था। तो ये कंसोल हमारा आया था डेटा। ये जो हमारा रिस्पॉन्स है तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा, इसके अंदर हमारा जो मैसेज हमने जो भेजा था ये जो हम भेज रहे हैं यहाँ पे ये सारा रिस्पॉन्स और डेटा के अंदर आएगा। पर अभी भी हमें ये पूरा नहीं दिखाना। अगर ये पूरा हम दिखाएंगे तो अभी भी हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर 2 वैल्यू पेयर है, की वैल्यू पेयर है। तो ये मैं यहाँ पे भी सेव करने के बाद ये रिस्पॉन्स डॉट डेटा को भी सेव करने के बाद लॉगिन करता हूँ तो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज जो कि एग्जैक्ट एक स्ट्रिंग भेजेगा हमें, तो ये अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ तो हमें लॉगिन करने पे वो मैसेज दिखेगा जैसे पासवर्ड डिडंट मैच। तो अब मैं सही पासवर्ड लिखता हूँ तो मुझे आएगा लॉगिन सक्सेसफुल। चाहे अगर मैं यहाँ पे ईमेल आईडी गलत कर देता हूँ तो आएगा यूजर नॉट रजिस्टर्ड। तो लॉगिन वाला भी फ्लो हमारा बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ये जो यूजर हमारा यहाँ पे आया तो इसके साथ अब हमारा लॉगिन और रजिस्टर का सही वर्क कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसे राउट प्रोवाइड करना है। तो राउटिंग के लिए ताकि अगर लॉगिन पे क्लिक करें तो लॉगिन आए, फिर रजिस्टर पे स्लैश रजिस्टर पे जाए तो रजिस्टर। तो हम एक पैकेज यूज करेंगे npm i react router DOM। ये आप देख लिया npm i react router DOM, इसका हम यूज करेंगे। मैं आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ। ये हमारा रिएक्ट राउटर डॉम का बेसिक्स है। तो चलिए मैं यहीं से आपको समझाते हुए वहाँ पे कोड करूँगा। सबसे पहले रिएक्ट राउटर डॉम में अलग अलग राउट प्लेस करने के लिए हमें यहाँ से रिएक्ट राउटर डॉम से कुछ कुछ फील्ड्स को हमें बाहर लेना पड़ता है। जैसे कि एक ब्राउजर राउटर, ये काफ़ी बड़ा नाम है तो इसलिए एज राउटर की कीवर्ड से हम इसे बाहर निकाल लेते। फिर हमें स्विच का जरूरत पड़ेगा और राउट का जरूरत पड़ेगा। तो चलिए हम इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं।
तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंस्टॉल हो चुका है पैकेज रिएक्ट राउटर डॉम, और ये पैकेज डॉट जेसन में भी एक्सियोस आ गया है और रिएक्ट राउटर डॉम भी आ गया है। तो अब हम चलते हैं अपने ऐप डॉट जेएस में, क्योंकि हम अपना राउट जो लगाने वाले हैं हम ऐप में लगाएंगे। अभी इन सबको अनकमेंट कर देते हैं क्योंकि अब इसका ज़रूरत पड़ेगा हमें। सबसे पहले जो हमने यहाँ पे कॉपी किया था उसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये काफ़ी बड़ा लाइन फैला है तो मैं इसे एक लाइन में कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे। ये लिंक का भी हमें ज़रूरत नहीं है। लिंक के बारे में देखना चाहते हो तो आप डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं। अभी हम ये 3 चीज़ का यूज़ करने वाले हैं। ये ब्राउज़र राउटर जो कि हमने अब ब्राउज़र राउटर के नाम से यूज़ करेंगे जो कि हमें कन्वीनियंट पड़ेगा। फिर दूसरा स्विच, फिर तीसरा राउट। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। तो कोई भी वर्क या स्विच समझ लीजिए कि अलग-अलग, जैसा स्विच स्टेटमेंट होता है कि अगर ये कंडीशन है तो यहाँ पे चले जाओ, अगर ये कंडीशन है तो यहाँ पे चले जाओ, अगर ये कंडीशन है तो यहाँ चले जाओ। ये स्विच वैसा ही काम करता है। तो ये क्या करेगा, अगर स्लैश लॉगिन पे जाना है तो यहाँ चले जाओ, अगर स्लैश रजिस्टर आया तो यहाँ पे चले जाओ, अगर स्लैश अबाउट अस आया तो यहाँ चले जाओ, स्लैश कॉन्टैक्ट अस पेज आया तो यहाँ चले जाओ, स्लैश कार्ट आया तो कार्ट पे चले जाओ। ये स्विच ये काम करता है। राउट बताता है कि आखिर हमें किस पेज पे जाना है। मतलब अगर राउट बताता है, अगर स्लैश लॉगिन आया तो स्लैश लॉगिन राउट पे हमें कौन सा कंपोनेंट शो करना है या कौन सा पेज शो करना है, स्लैश रजिस्टर पे हमें कौन सा कंपोनेंट शो करना है, स्लैश होम पे क्या शो करना है। तो ये हमें राउट बताता है। लेकिन ये सारे चीज़ का यूज़ करने से पहले हम जहाँ भी ये जब चीज़ यूज़ करेंगे तो उसके लिए सबको हमें एक रैपर के अंदर बंद करना पड़ेगा। ये इस राउटर के अंदर कि जो भी काम होता है एक राउटर के अंदर, एक राउटर एक बड़ा सा डब्बा हो गया जिसके अंदर स्विच और राउट हम रखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम जहाँ भी ये काम करेंगे तो हम यहाँ पे राउटर, अब देखिए मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने ये राउटर क्रिएट कर लिया। इस राउटर के अंदर अब हम स्विच लगाएंगे, स्विच अलग अलग चीज़ों स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे। ये जैसे हम जावास्क्रिप्ट में स्विच जानते हैं कि स्विच इस केस पे स्विच हो जाए, इस केस पे स्विच हो जाए, ये बिल्कुल उसी तरह से। लेकिन बस अंतर ये है कि ये राउटर रिएक्ट राउटर डॉम का जो स्विच है वो राउटर के अंदर रहता है और स्विच करता है किस पे, राउट पे स्विच करता है। तो हम यहाँ पे अलग अलग राउट क्रिएट करने वाले हैं। राउट, अब यहाँ पे राउट एक पैरामीटर लेता है, वो पाथ का लेता है। अगर राउट पाथ यहाँ पे हमारा स्लैश है, मतलब अगर बेस यूआरएल पे जाते हैं या होम पेज पे अगर हम जाते हैं तो हम क्या दिखाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि होम पेज दिखाएं। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे राउट है और राउट की अगर यहाँ पे स्लैश लॉगिन आ जाए तो हम चाहते हैं कि होम पेज ना दिखाए, हमें लॉगिन का कंपोनेंट दिखा दे। और अगर स्लैश यहाँ पे राउट है और यहाँ पे अगर बाई चांस रजिस्टर है तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे रजिस्टर का कंपोनेंट हमें यहाँ पे दिखे। तो अभी मैं जब यहाँ पे कुछ एक एरर आई है, चलिए देखते हैं क्या एरर आई। होम पेज इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, कैपिटल पी नहीं है यहाँ पे, स्मॉल पी है हमारा कंपोनेंट। अब हम इसे सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद हम वापस से वेब ब्राउज़र में जाएंगे तो हम देखेंगे कि अभी ये तीनों चीज़ हमारे होम पेज, लॉगिन पेज और रजिस्टर पेज, तीनों चीज़ हमारे यहाँ पे दिखने लगेगी वेब पेज पे। तो चलिए हम जाते हैं अपने वेब ब्राउज़र पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये तीनों चीज़ दिख रही है, होम पेज 2 बार दिख रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि अच्छा यहाँ पे हमने रखा हुआ है अभी, इसलिए तो इसे हम हटा देते हैं, अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है। नो, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये एग्जैक्ट कीवर्ड यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो उससे होगा क्या कि अगर एग्जैक्ट ये स्लैश होम पेज स्लैश होम वाला ये यूआरएल मैच करेगा तभी ये होम पेज दिखाएगा, और स्लैश लॉगिन आएगा तो लॉगिन, अगर रजिस्टर आएगा तो रजिस्टर। तो अब हम यहाँ पे आते हैं होम पेज में, तो यहाँ पे हमारा होम पेज है, स्लैश लॉगिन अब हमने किया तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये हमारा लॉगिन ही आ रहा है। स्लैश लॉगिन करने पे भी होम पेज आ जा रहा है क्योंकि ये पहला पेज मैच कर जा रहा है और इस वजह से ये दे दे रहा है। तो अब हम यहाँ पे एग्जैक्ट लिखने के बाद अभी हमने सेव नहीं किया था, अब हम यहाँ पे सेव करेंगे, इसे सेव करेंगे और अब इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अब ये एग्जैक्ट मैच नहीं रहा। ये होम राउट के लिए एग्जैक्ट मैच अब सिर्फ एक ही ऑप्शन रहा,
क्योंकि अब यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश 9001 स्लैश यहाँ पे ये भी मैच कर जाता है इस सिचुएशन में बिना एग्जैक्ट के। देखिए मैं फिर से इस एग्जैक्ट को हटाता हूँ। हटाने पे होम पेज में ये राउट पहले मैच कर जाएगा क्योंकि स्लैश तो है यहाँ पे, स्लैश है तो उसको पहला मिल गया ये, तो अब ये वही यही दिखा देगा हमें, तो इसलिए हम एग्जैक्ट लगाते हैं। एग्जैक्ट लगा देने से होता है कि अगर एग्जैक्ट यही रहे, इसके आगे पीछे कुछ ना रहे एक्स्ट्रा, तो ही ये हमें होम पेज दिखाएगा। उसके आगे अगर स्लैश लॉगिन है तो लॉगिन, स्लैश रजिस्टर है तो रजिस्टर। तो अब हम लॉगिन में लॉगिन आ गया और रजिस्टर पे क्लिक करने पे हमारा रजिस्टर पेज आ गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो लॉगिन बटन है इस पे क्लिक करने पे हमारा ये लॉगिन पे चला जाए और इस रजिस्टर बटन पे क्लिक करने पे रजिस्टर पे चला जाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि रिएक्ट राउटर एक और हुक का यूज करता है, प्रोवाइड करता है, यूज हिस्ट्री रिएक्ट राउटर डॉट। तो अब मैं इसे यूज करने के लिए सिंपल समझिए कि हम यूज हिस्ट्री को यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद उसका एक इंस्टेंस को क्रिएट कर लेंगे या ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, और उसके बाद जिस भी राउट पे हमें जाना है तो उस राउट पे हम हिस्ट्री डॉट पुश कर देंगे, स्लैश राउट भेज देंगे। चलिए करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब मैं आ जाता हूँ लॉगिन पेज पे। तो लॉगिन पेज पे अब ये जो रजिस्टर बटन नीचे है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर ऑन क्लिक करूँ तो एक फंक्शन कॉल करेगा। ये कॉल कराने से पहले मैं यहाँ से यूज हिस्ट्री को इंपोर्ट करूँगा। यूज हिस्ट्री हुक को इंपोर्ट करूँगा कहाँ से? रिएक्ट राउटर डॉम से। और इंपोर्ट करने के बाद इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करूँगा, कॉन्स हिस्ट्री बराबर यूज हिस्ट्री। ये इंस्टेंस मेरा क्रिएट हो गया। तो अब देखिए मैं क्या करूँगा, इस हिस्ट्री ऑब्जेक्ट को कैसे यूज़ करते हैं हम दूसरे राउट पे भेजने के लिए। तो अब ये जो रजिस्टर बटन है, तो मैं चाहता हूँ अगर इस पे ऑन क्लिक हम करें ना, तो ऑन क्लिक करने पे एक कॉल बैक फंक्शन को कॉल करेगा और हिस्ट्री डॉट पुश कर देगा हिस्ट्री में क्या, स्लैश रजिस्टर। देखिए आप, अभी अगर हम लॉगिन पेज पे हैं, स्लैश लॉगिन पेज पे है, मैंने पेज रिफ्रेश कर दिया। अब इस पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, हिस्ट्री में मेरे स्लैश रजिस्टर को पुश कर देगा। तो इस पे मैंने क्लिक किया तो अब देखिए रजिस्टर पे आ गया। अब हमारा रजिस्टर कंपोनेंट दिख रहा है, पर अभी मैंने लॉगिन पे सेट नहीं किया, तो इस पे मैं क्लिक करूंगा तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। देखिए मैं क्लिक करते जा रहा हूँ। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक इसी तरह से रजिस्टर कंपोनेंट में भी जाना पड़ेगा और यहाँ आने के बाद इंपोर्ट करना होगा। रिएक्ट राउटर डॉम को इंपोर्ट किया, फिर वापस से उसका हिस्ट्री ऑब्जेक्ट एक क्रिएट किया और यहाँ भी वही सेम प्रोसेस करूँगा मैं कि ऑन क्लिक हिस्ट्री डॉट उस ये स्लैश लॉगिन के लिए मैं डॉट स्लैश नहीं स्लैश लॉगिन ये राउट मैंने सेट कर दिया। तो अब आप देखिए कि अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो लॉगिन आ गया, रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो रजिस्टर आ गया, लॉगिन रजिस्टर लॉगिन रजिस्टर, और हमारा लॉगिन रजिस्टर का फंक्शन पहले वर्क कर रहा है, ये हम चेक कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं अगर हम लॉगिन करते हैं तो मैं यूज़र नेम भूल गया कि हमारे पास कौन सा था स्टोर, a@b.com और पासवर्ड में पासवर्ड था। तो अभी हम लॉगिन करके देखते हैं a@b.com और पासवर्ड में पासवर्ड। मैं लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेसफुल, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए लॉगिन सक्सेसफुल हो रहा है हमारा, लेकिन अब हम चाहते हैं कि लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद ये हमारा होम पेज पे चला जाए। ये जो होम पेज पे लॉगिन सक्सेस हो रहा है तो होम पेज पे जाना चाहिए। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक यूज़र ऑब्जेक्ट ले लेंगे कि अगर लॉगिन हो गया तो उस यूज़र ऑब्जेक्ट में हमारा यूज़र ऑब्जेक्ट यूज़र आ जाएगा, तो हमें उस पे भेज देना है होम पेज पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं हम ऐप में, तो कॉन्स्ट यहाँ पे एक यूज स्टेट का यूज़ करेंगे और यूज़र सेट लॉगिन यूज़र
यूज स्टेट, स्टार्टिंग में मैंने इसे एम्प्टी इनिशियलाइज किया है, या अगर हम चाहते हैं तो इसे ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं जैसा कि हमने रजिस्टर में किया था। बट हमें यहाँ पे तीन ही चीज चाहिए, नेम, ईमेल और पासवर्ड। यहाँ पेस्ट कर दिया, इन दोनों को अलाइन कर देते हैं। तो हमारा ये यूजर क्रिएट हो गया है, या सिंपल इसे ब्लैंक रखेंगे तो भी ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। तो अब हम क्या यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जो हमारा राउट है, तो इसे हम अब एक कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे। यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग मतलब अगर कुछ ऐसा है तो ये करो, अगर कुछ वैसा है तो वो ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। तो इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट रन करेंगे और हम चेक करेंगे कि अगर यूज़र है और यूज़र एग्जिस्ट करता है और यूज़र का अंडरस्कोप आईडी रहे, मतलब अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है और अंडरस्कोप आईडी है उसका, मतलब वो हमारे डेटाबेस में स्टोर हो गया, वहां से आया होगा। डेटाबेस में स्टोर होने पे अंडरस्कोप आईडी मोंगोडीबी हमें बाय डिफॉल्ट एक प्रोवाइड करता है, जो कि हम रोबो 3D में देख सकते हैं। ये अंडरस्कोप आईडी जो कि हर डॉक्यूमेंट के लिए यूनिक रहता है। तो हम चेक करेंगे क्या अगर यहाँ पे यूज़र है और यूज़र का अंडरस्कोप आईडी है, अगर ये ट्रू है, ट्रू होने पे तो होम पेज हमें दिखाए, और अगर फॉल्स है तो लॉगिन पेज हमें दिखाए। तो ये हमने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट किया, कर्ली ब्रेसेस का मतलब जावास्क्रिप्ट जेएसएक्स के अंदर, और यहाँ पे एक टर्नरी ऑपरेटर का हमने यूज किया। इसका मतलब होता है कि अगर ये कंडीशन क्वेश्चन मार्क के पहले दिया हुआ है, आप इसे ऐसे भी यूज कर, एक लाइन में भी आप इसे लिख सकते हैं। तो अगर एक लाइन में हम इसे लिखते हैं तो इसका मतलब हम ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब हुआ कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमें होम पेज दे, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमें लॉगिन पेज पे भेज दे। तो अब देखिए एग्जैक्ट राउट, एग्जैक्ट पाथ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो होम पेज अब हमें नहीं दिखेगा। क्यों? अगर क्योंकि होम पेज देखने से, होम पेज दिखने के लिए हमें यूजर आईडी होना चाहिए, यूजर आई पर नहीं है, तो ये लॉगिन पे चला जाएगा। तो हम जाते हैं होम पेज पे। अभी होम पेज पे आए तो हमारा होम पेज दिख गया। क्यों? क्योंकि हमने अभी सेव नहीं किया। ऐप डॉट जेएस यहाँ पे रेड सर्कल है, मतलब वाइट सर्कल है, मतलब सेव नहीं किया। अब जैसे हम सेव करेंगे तो अब हमारा ये अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें दोनों दिख रहा है। दोनों क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा होम पेज है जो कि हम लोग को यहाँ पे नहीं रखना है, तो इसे हम हटा देते हैं। तो हटाने के बाद हमने पेज सेव किया और रिफ्रेश किया वापस, तो हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे लॉगिन पेज आ गया है। अब हम होम पेज पे आने पे भी ऑटोमेटिक लॉगिन पे आ जाएगा, तब तक जब तक कि हम लॉगिन नहीं करते। पर अभी हम लॉगिन करेंगे a@b.com पासवर्ड। लॉगिन करने पे अभी ये ऑटोमेटिक सिर्फ लॉगिन सक्सेसफुल हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से जो यूजर ऑब्जेक्ट आया है हम उसको स्टोर कर दे फ्रंट एंड के इस यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर, तब जाके हमारा यूजर ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा। तो स्टोर हो जाने के बाद हमारा होम पेज दिखेगा। तो स्टोर करने के लिए हमें तो यहाँ पे ये जो सेट लॉगिन यूजर का फंक्शन है, इसे हमें भेजना पड़ेगा लॉगिन कंपोनेंट के अंदर। मैं थोड़ा इसे अरेंज कर लेता हूँ। ये जो हमारा लॉगिन कंपोनेंट है, इसके अंदर हम सेट लॉगिन यूजर, ये प्रॉप्स कहते हैं इसे, प्रॉप्स के रूप में मैंने ये फंक्शन यहाँ पे पास कर दिया सेट लॉगिन यूजर को। और रजिस्टर अगर करता है तो रजिस्टर के अंदर हमने नहीं रखा है, तो लॉगिन में यहाँ पे मैंने पास किया, तो यहाँ भी इसे पास करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब हम इसे सेव करते हैं। तो लॉगिन में मैंने सेट लॉगिन यूजर फंक्शन पास कर दिया है। तो जब यूजर लॉगिन करता है तो लॉगिन डॉट जीएस में हम आते हैं। तो मैं एक चीज़ दिखा दूँ, बैकएंड में जब हम आते हैं तो लॉगिन करने पे जब सक्सेसफुल रजिस्टर हो जाता है, लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है, तो हम लॉगिन के बाद ये लॉगिन मैसेज भी भेजते हैं और साथ ही साथ एक यूज़र ऑब्जेक्ट भी बैकएंड से भेजे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे वापस से दिखाता हूँ। जब हम यहाँ पे लॉगिन किए, नेटवर्क टैब में आके हम देखते हैं ये लॉगिन ऑब्जेक्ट है मेरा। तो यहाँ पे हमारा ये लॉगिन मैसेज आ गया। मैसेज को मैंने अलर्ट में दिखा दिया, लेकिन ये जो यूज़र ऑब्जेक्ट आया है, इस यूज़र ऑब्जेक्ट को अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो यूज़र ऑब्जेक्ट आया है, इस यूज़र ऑब्जेक्ट को हम जा करके स्टोर कर देंगे ऐप डॉट जीएस के यूज़र वाले ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे हमने जो फंक्शन यहाँ पे पास किया था,
सेट लॉगिन यूजर, तो प्रॉप्स के रूप में पास किया था, तो हमें प्रॉप्स से बाहर निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम सेट लॉगिन यूजर है। हमने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो नेम है वो नेम सेम होना चाहिए जो आपने वहाँ पे पास किया है, वरना ये एरर शो करेगा हमें। तो हमने यहाँ पे सेट लॉगिन यूजर पास किया, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे कॉपी करके ही आप कॉपी करके ही यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, तो ये ज़्यादा बेटर रहता है, तो स्पेलिंग होने की रॉन्ग होने की चांसेस कम हो जाती है। तो अब सेट लॉगिन यूजर को हम यहाँ पे मैसेज रिस्पॉन्स में हम अलर्ट कर देंगे, और साथ ही साथ हम चाहते हैं अलर्ट करने के बाद यहाँ पे सेट लॉगिन यूजर के अंदर हम ये रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर से यूजर को इसके अंदर रख दे। तो इसके अंदर रख देने पे ये फंक्शन हमारा ऐप डॉट जेएस का है, तो ऐप डॉट जेएस वाला फंक्शन यूजर के अंदर हमारा यूजर को स्टोर कर देगा, तो स्टोर कर देगा। अब हम चाहते हैं कि जब हमारा ये स्टोर हो गया तो यहाँ पे हिस्ट्री डॉट पुश कर दें हम, यहाँ पे हम पुश कर देंगे स्लैश कि होम पेज पे चले जाओ अपने आप। तो यूजर सेट करने के बाद हम होम पेज पे भेज देंगे, तो अब जब ये होम पेज पे जाएगा तो होम पेज पे यहाँ पे आएगा, वो तो अब मैच करेगा क्या ये होम पेज है, अगर हाँ होम पेज है, पर अब वो चेक करेगा क्या यूजर है, तो यूजर हमने यहाँ पे पहले सेट कर दिया है, तो अब ये यूजर सेट हो गया, अब वो वापस होम पेज पे आएगा, तो होम पेज पे आने पे उसे यूजर मिल गया, तो यूजर मिल गया तो वो होम पेज दिखा देगा हमें। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारा यूआई। तो यूआई को हम ये क्लियर कर लेते हैं, कंसोल क्लियर कर, ये नेटवर्क टैब। तो हम यहाँ पे लॉगिन रिक्वेस्ट भेजें, तो ये हमारा लॉगिन हुआ। तो लॉगिन में अभी प्रीव्यू नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे ओके करेंगे तो हमारा प्रीव्यू दिखेगा। तो ये हमने ओके किया, पर ये भी रीडायरेक्ट नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं क्यों नहीं हुआ। यूजर स्टोर हो गया है, हमने लॉगिन डॉट जेएस को सेव नहीं किया, हिस्ट्री डॉट पुश करने के बाद हमने सेव नहीं किया, तो अब मैंने सेव कर दिया। तो अब देखते हैं, ये नेटवर्क टाइप क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे लॉगिन करते हैं, लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, और यहाँ पे मैंने ओके किया। तो ओके करने के बाद देखिए ये ऑटोमेटिक अब होम पेज पे आ गया, होम पेज पे आया, और हमारा यहाँ पे दिख सकता है कंसोल में कि ये ऑब्जेक्ट ईमेल और पासवर्ड हमारा स्टोर हो चुका है। यहाँ पे लॉगिन डॉट जेएस के लाइन नंबर 33 में आया था हमारा ईमेल और पासवर्ड, जो कि यहाँ पे स्टोर हो चुकी है। अच्छा ये कंसोल है, तो हम होम पेज पे आ चुके हैं अभी। तो क्या बाकी रह गया, लाइन नंबर 33। तो ये यूज़र को हम यहाँ से हटा देते, ये हमें नहीं चाहिए। तो ऐप डॉट जेएस में आएंगे हम, तो लॉगिन हो गया। फिर रजिस्टर का हम देख लेते हैं सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। ये लॉग आउट फंक्शन अभी बाकी है हमारा, तो यहाँ पे रजिस्टर पे आते हैं। तो रजिस्टर पे आने के बाद हम प्रिंस राज के नाम से करते हैं prince@gmail.com, और से ये भी हमें हटाना पड़ेगा। ये याद रखिए, जो भी आपने कंसोल किया उसे आप हटा दें बाद में। पासवर्ड 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 पासवर्ड, अब मैं इसे रजिस्टर करता हूँ। तो रजिस्टर करने के बाद हमें पॉपअप नहीं आया कि ये रजिस्टर सक्सेसफुल हुआ, तो चलिए अब इसे सेट करते हैं। तो लॉगिन सेट हो गया, अब वापस से हम रजिस्टर में आए। तो जब यहाँ हमारा रिस्पॉन्स आया, तो कंसोल करने के बजाय अब हम यहाँ पे अलर्ट सेम वही करेंगे जो हमने वहाँ किया था। अलर्ट करना है रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, ये हमारा मैसेज शो कर देगा, जो कि मैसेज हमने भेजा था रजिस्टर्ड सक्सेसफुली बैकएंड में, जहाँ तक अगर आपको याद होगा तो ये मैसेज को अलर्ट कर देने के बाद हम चाहते हैं कि अब हमारा हिस्ट्री रजिस्टर्ड सक्सेसफुली और हिस्ट्री डॉट पुश स्लैश लॉगिन, तो अभी ऑटोमेटिक लॉगिन पे चला जाएगा। अब बैकएंड में हम एक बार जाके देख ले कि रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, इसमें हम प्लीज लॉगिन नाउ, प्लीज लॉगिन नाउ, ठीक है। हम
हमने ये सेव कर दिया। तो अब हम जाके देखते हैं फ्रंट एंड। अगर हम यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हमारा पॉपअप आएगा रजिस्टर सक्सेसफुल प्लीज लॉग इन नाउ। और ओके पे क्लिक करने पे, तो अब ओके पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे history.push/login पे ये हमें भेज देगा। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं ये रजिस्टर, यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अच्छा ये पहले से रजिस्टर्ड है तो हमें ये नहीं करना है। रजिस्टर पे गए तो प्रिंस राज और raj1@gmail.com और ये मैंने यहाँ पासवर्ड रख दिया raju@gmail.com। सक्सेसफुली रजिस्टर्ड प्लीज लॉग इन। मैं ओके किया तो यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ लॉग इन करता हूँ raj1@gmail.com और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉग इन। तो लॉग इन सक्सेसफुल ओके। अब हमारा होम पेज आ गया, मतलब हमारा लॉग इन रजिस्टर कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि लॉग आउट पे क्लिक करें तो ये लॉग आउट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो होम पेज है, फ्रंट एंड में आ गए। फ्रंट एंड में आने के बाद जो हमारा ये होम पेज है, तो होम पेज में आने के बाद इस लॉग आउट बटन पे क्लिक करने पे हम चाहते हैं कि हमारा सेट लॉगिन यूजर को ये नल कर दे। तो यहाँ पे हम ऑन क्लिक, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, क्लिक सेट लॉगिन यूजर को ये एम्प्टी कर दे। ये कॉल बैक के अंदर हम लेंगे वरना ये डायरेक्ट कॉल कर देगा बिना क्लिक करने से पहले। तो यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे सेट लॉगिन यूजर। लेकिन अभी हम ध्यान दीजिएगा कि हमने app.js से होम पेज में ये भेजा नहीं है सेट लॉगिन यूजर। सेट लॉगिन यूजर को हम यहाँ पे प्रॉप्स में एज अ पास करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो अब हमारा ये सही वर्क कर रहा है। अब हम यहाँ लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो हमारा लॉग आउट हो गया। लॉगिन करने के लिए a@p.com टैब पासवर्ड लॉगिन सक्सेसफुल ओके। अब देख सकते हैं कि हमारा सक्सेसफुल लॉगिन हो गया। इसके बाद अब हमारा ऐप दिख जाएगा। ये राउट अब हमारा होम पेज का दिख रहा है। लॉग आउट करेंगे तो होम पेज में हमें लॉगिन दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने बेहतरीन ढंग से लॉगिन रजिस्टर का राउट से सेट करते हुए मंच टैग पे हमने बिल्ड कर लिया। तो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का लिंक मैंने गिटहब पे डाल दिया और गिटहब का रिपोजिटरी का लिंक मैंने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का फ्रंट एंड बैक एंड और एपीआई क्रिएट किया है और उससे इंटीग्रेट किया है कंप्लीट मर्ज टैग के ऊपर। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं आगे वीडियो लाऊं तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे आगे ऐसे वीडियोस निकालने के लिए। तो आप लोगों का शुक्रिया और धन्यवाद।